हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो या दो से अधिक सेल्स का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहलाता है। तो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक सेल, एक कोशिका विभाजित होकर दो अथवा दो से अधिक सेल्स का निर्माण करती है, क्या कहलाता है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। जो सेल विभाजित होती है उसे हम मदर सेल कहते हैं यानी कि मातृ कोशिका, और जो सेल विभाजित होकर बनती हैं हम उनको डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। जो सेल डिवाइड होती है वो मदर सेल कहलाती है और जो सेल विभाजित होकर बनती है वो डॉटर सेल कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, समसूत्री यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। जो डिवीजन जिसमें एक सेल से दो ऐसी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है, हम उसे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि वह विभाजन जिसमें एक माता कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका से आधी हो जाती है, उसे हम मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य की एक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब एक सेल से जिसमें दो सेल्स विभाजित होकर बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है, 46 इसमें है, इसमें भी 46 होगी, तो क्या कहलाएगा? माइटोसिस कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। जबकि जब एक सेल से चार ऐसी सेल्स का निर्माण होगा जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका से आधी होती है, इसमें 46 है तो 23, 23, 23, 23 होगी, तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। और जिन सेल्स में मियोसिस होता है हम उन्हें मियोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मली जो जनन कोशिकाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल्स होती हैं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं, सामान्यतः उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। लेकिन जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने वाली, संरचना बनाने वाली सेल्स होती है जिन्हें हम कायिक कोशिकाएं बोलते हैं यानी कि वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स कहते हैं, उनके अंदर नॉर्मली माइटोसिस डिवीजन होता है। अब जो माइटोसिस डिवीजन है और जो मियोसिस डिवीजन है, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है, माइटोसिस मियोसिस के साथ होती है। लेकिन जो सेल साइकिल होती है, उस सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि घटनाओं का वह क्रम जिसमें एक नई बनी सेल में वृद्धि और विभाजन होता है, वो सब सामूहिक रूप से कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल कहते हैं, या सेल्स के संपूर्ण जीवन काल को हम सेल साइकिल कहते हैं। अब जो एक सेल साइकिल होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था और विभाजन अवस्था यानी कि डिवीजन फेज और एम फेज।
तो सेल साइकिल इज इक्वल टू होता है इंटरफेज प्लस एम फेज और डिवीजन फेज। और इंटरफेज में 3 अवस्थाएं होती हैं, G1 S G2 यानी कि G1 अवस्था G1 फेज, S अवस्था यानी कि S फेज और G2 फेज यानी कि G2 अवस्था। इसे फर्स्ट गैप पीरियड बोलते हैं, इसे सेकंड गैप पीरियड बोलते हैं, इसको सिंथेटिक अवस्था यानी कि संश्लेषण अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए का संश्लेषण होता है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए जनन काल क्या होता है। अब जनन काल का मतलब होता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम से मतलब क्या होता है कि 2 क्रमिक कोशिका विभाजनों के बीच में जो लगने वाला समय होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, जनन काल बोलते हैं। अब जैसे जो इसकी अवस्था है, तो एक यहां से लेकर यहां तक ये हो गया इंटरफेज और यहां तक हो गया डिवीजन फेज। तो G1 S G2 प्लस M ये एक सेल साइकिल होता है। तो सेल साइकिल में जो इंटरफेज आता है, इसे हम इंटरफेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक M फेज और ये दूसरी M फेज और इसके बीच में इंटरफेज आता है, जिसमें सेल अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। इसके बाद फिर इंटरफेज आएगा और उसके बाद फिर एम फेज आएगी। तो यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसीलिए जो क्रम होता है वो होता है G1 S G2, ये तो इंटरफेज हो गया, उसके बाद फिर M आएगा, M के बाद फिर इंटरफेज यानी कि G1 S G2, फिर M आएगा, फिर इसके बाद फिर इंटरफेज G1 S G2, फिर M आएगा। यही प्रोसेस लगातार चलता है। तो जो क्रम होता है G1 S G2 M, ये क्रम होता है। तो 2 M डिवीजन, M फेज यानी कि डिवीजन फेज के बीच में इंटरफेज आती है। तो 2 क्रमिक कोशिका विभाजनों के यानी कि सक्सेसिव सेल डिवीजन्स के में जो लगता है समय लगने वाला समय, 2 क्रमागत विभाजनों के बीच लगने वाला जो समय होता है, 2 क्रमिक कोशिका विभाजनों में जो समय लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जनन काल कहते हैं। और जनन काल कोशिकाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं उस पर निर्भर करता है। जनन काल कोशिका को मिलने वाले तापमान पर निर्भर करता है, फूड सप्लाई पर, ऑक्सीजन सप्लाई पर और अन्य कारणों पर या अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अनेक बाह्य कारक जनन काल को प्रभावित करते हैं। जैसे जीवाणु कोशिका का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता है, अर्थात वो 20 मिनट में 2 सक्सेसिव डिवीजन, 2 क्रमागत विभाजन कर लेते हैं। आंत यानी कि इंटेस्टाइन की जो सेल होती है, उनका जो जीवन काल होता है, जनन काल होता है, वो लगभग 10 से 12 घंटे होता है। प्याज में जो मूल शीर्ष है यानी कि रूट टिप जो होती है, उसकी सेल्स 20 घंटे का जीवन काल शो करती हैं, जनन काल शो करती हैं। इसके अलावा ईस्ट की कोशिकाएं 90 मिनट में अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करती हैं और जो मानव में यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो 1 वर्ष में अपनी जैसी संततियों का निर्माण कर लेती हैं। अब जो सेल डिवीज़न है उसमें कुछ प्रमुख जो घटनाएं होती हैं उसमें हम यहाँ देखते हैं कि जो जीवन फेज है, यहाँ पर जीवन फेज में सेल सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है उसमें। सेल ऑर्गेनील यानी कि कोशिकांगों का इसमें इनमें संख्या बढ़ती है, वो अपना संख्या बढ़ाते हैं। इसके अलावा सेल विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करती है, जिससे नया प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव बनता है। एस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है वो डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए डबल होता है और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके बाद जो G2 फेज है उसमें भी सेल ऑर्गेनील्स बढ़ते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो यूज़ होता है वो तुर्क सूत्र यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में होता है। और इसी फेज में एटीपी का संश्लेषण होता है, क्योंकि एटीपी का यूज़ एम फेज में यानी कि डिवीज़न फेज में होता है। अब जो एम फेज होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। अब जो कोशिका द्रव विभाजन होता है यानी कि जो साइटोकाइनेसिस होती है वो प्लांट और एनिमल में अलग तरीके से होती है, लेकिन केंद्रक विभाजन सामान्यतः समान होता है। और केंद्रक विभाजन जो होता है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और
टीलोफेज। जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो प्लांट्स में, पादपों में और प्राणियों में यानी कि जंतुओं में अलग अलग तरीके से होता है। पादपों में वो सेल प्लेट मेथड से होता है, सेल के बीच में प्लेट बन जाती है जिससे वो दो भागों में डिवाइड होती है और इसमें खांच बनती है यानी कि फुरो बनता है, फरो बनता है। सेल फरो यानी खांच का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो सेल डिवाइड हो जाती है दो भागों में, इसमें प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में क्रोमोसोम्स में डिवीज़न होता है। क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है या दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड हो सकता है जब मियोसिस हो सकती है। और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पादपों में सेल प्लेट मेथड से, जंतुओं में वो सेल फरो मेथड से होता है, खांच मेथड से होता है। अब कुछ प्रमुख साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में कुछ बताया, तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्को ने बताया ओमनिस सेलुलाई सेलोफ्रेज के द्वारा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से बनती है। इसके बाद स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया और उन्होंने ही माइटोसिस शब्द को यूज़ किया, माइटोसिस शब्द को कॉइंड किया, माइटोसिस शब्द को प्रस्तुत किया। इसके बाद श्लीचर ने जो केंद्रक विभाजन है उसका अध्ययन किया कि केंद्रक किस तरह से विभाजित होता है। व्हाइटमैन ने कोशिका द्रव्य विभाजन का वर्णन किया और फार्मर और मूर ने मियोसिस शब्द को पहली बार प्रयुक्त किया, कॉइंड किया और हार्वर्ड और पेल्क ने कोशिका चक्र को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया, डिवाइड किया। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक सेल दो या दो से अधिक सेल्स में विभाजित हो जाती है। जो सेल विभाजित होती है वो मदर सेल कहलाती है, मातृ कोशिका कहलाती है, और जो सेल विभाजित होकर बनती है वो डॉटर सेल यानी कि पुत्री सेल्स कहलाती हैं। दो विभाजन अवस्था यानी कि एम फेज के बीच में इंटरफेज आती है, अंतरावस्था आती है। एम फेज में डिवीज़न होता है, पहले केंद्रक विभाजित होता है जिसे हम केंद्रक विभाजन कहते हैं, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज में तीन अवस्थाएं होती है, G1, S, G2, और G1 फेज में सबसे प्रमुख घटनाएं ऑर्गेनील्स बढ़ते हैं, प्रोटीन बनती है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें प्रोटीन ट्यूबुलिन बनती है, एटीपी का संश्लेषण होता है। और एक सेल साइकिल का मतलब होता है कि सेल की संपूर्ण जीवन काल को हम सेल साइकिल बोलते हैं, और सेल साइकिल में एक इंटरफेज प्लस एम फेज आती है और दो एम फेज के बीच में इंटरफेज होती है, तो इंटरफेज प्लस एम फेज इज इक्वल टू सेल साइकिल कहलाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।